अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग यूनिट ऑफ साइकोलॉजी दैट इज इमोशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इमोशंस, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। इमोशन पे डिफरेंट फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। इसके बारे में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज है तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ हम एक पर्सन इमोशन को किस तरह एक्सप्रेस कर सकता है, इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास हम एक पर्सन की इमोशन को किस तरह जज कर सकते हैं। इस हम किस तरह किसी पर्सन के मूड को या उसके इमोशन को रीड आउट कर सकते हैं। और इस लेक्चर से आपके पास आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज पॉसिबल हैं तो वो एमसीक्यूज भी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मेंशन करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के यूनिट के कि हमारे पास इमोशन क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इमोशंस कौन कौन से हैं, एरोजल एंड इमोशन का आपस में क्या रिलेशन है, एक्सप्रेशन एंड इमोशन का आपस में क्या रिलेशन है। इसी के साथ साथ डिफरेंट थ्योरीज जो इमोशन के बारे में है वो भी पढ़ाएंगे। डिफरेंट फैक्टर जो इमोशन को इफेक्ट करते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम किस तरह एक पर्सन के इमोशंस को रीड आउट कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं किसी से, और इसके कौन कौन से स्किल्स हैं। और एट द एंड हमारे पास कल्चरल एक्सप्रेशंस क्या है एक इमोशंस के। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स एक एक करके आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लेरिफाई कराएंगे। अब हम पढ़ते हैं इमोशन। इमोशन इज अ स्ट्रांग फीलिंग ड्राइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टांसेस, मूड और रिलेशनशिप विद अदर। तो हमारे पास इमोशन जो है वो फीलिंग है, लेकिन स्ट्रांग फीलिंग है जो कि हमारे पास एक सर्कमस्टांसेस से हो सकती है, जो हमारे मूड से रिलेट भी हो सकती है, जो हमारे पास किसी रिलेशनशिप से भी रिलेट हो सकती है। किस तरह कि अगर कहाँ पे फौतगी होती है तो वो लोग इमोशनली सेट होते हैं, या कहाँ पे खुशी की जगह है, कहाँ पे शादी वगैरह है तो वो सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आप इमोशनली सेटिस्फाई होते हैं, इमोशनली आप हैप्पी होती हैं। आपके मूड से भी रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मूड ऑफ है तो हो सकते हैं आप इमोशनली अपसेट हैं। आप रिलेशनशिप्स के से भी हो सकता है कि आप जो है पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है तो अगर उसको कोई बीमारी वगैरह आ जाती है या कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तब आप इमोशनली आप अपसेट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका जो मैरिटल स्टेटस है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपका बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, इसी आपकी फ्रेंडशिप वगैरह, तो वो भी आप जो है इमोशन स्ट्रांग फीलिंग से रिलेट करता है। तो वो तमाम स्ट्रांग फीलिंग जो या तो आपको किसी सर्कमस्टांस के साथ होती है या किसी रिलेशनशिप के साथ होती है या आपके मूड से रिलेट होती है, तो वो हमारे पास इमोशन कहलाता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि देखो हमारे पास अक्सर लोग कहते हैं कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा, या कोई कहता है ये पर्सनल इमोशनल हो गया, या मेरा मूड आज सही नहीं है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हम सुनते हैं लेकिन इसमें फ़र्क हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि देखो इफेक्ट या फीलिंग जो है वो हमारे पास जनरल होती है, वो एक ब्रॉड रेंज है। फीलिंग्स जो हमारे पास है, हमारे सेंसेशंस का, हमारी फीलिंग जो है वो एक ब्रॉड रेंज है। इसी में फिर हमारे पास इमोशंस होते हैं और मूड होता है। जो हमारे पास इंटेंस फीलिंग है, जो हाई डिग्री फीलिंग है, तो वो हमारे पास इमोशन में आते हैं। जो कहते हैं वो फीलिंग की शिद्दत, वो हमारे पास इमोशंस में आते हैं। कि अगर हम कहते हैं कि वो पर्सन इमोशनल हो गया तो मतलब कि वो किसी ने उसको हर्ट किया है, वो हमारे पास इंटेंस फीलिंग जो है सदमे से गुजर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इमोशंस। लेकिन फीलिंग दे टेंड टू बी लेस इंटेंस देन इमोशन। लेकिन अगर यही फीलिंग आपकी इंटेंसिटी कम हो, अगर शिद्दत फीलिंग की कम हो, नॉर्मल हो, तो वो आपका जो है मूड कहलाता है। और इमोशनल पर्सन हर टाइम नहीं होता, कभी कभार होता है। इमोशंस आपके हर जगह या हर पर्सन के लिए आपके नहीं होते, लेकिन मूड नॉर्मल होते हैं हमारे पास। अक्सर कहते हैं कि आपकी इस बात ने मेरा मूड खराब कर दिया। तो क्या है कि वो मूड एक लोअर डिग्री ऑफ फीलिंग है। लेकिन अगर एक पर्सन किसी बात से इमोशनल हो जाता है तो आप ये समझ ले कि इससे कोई इंटेंस चीज रिलेट कर रही है, मींस इससे कोई डीप रिलेशन रिलेट कर रहा है, कोई डीप सर्कमस्टांसेस या कोई इस तरह वाकया जो है वो इससे रिलेट कर रहे हैं। तो इमोशंस जो है वो इंटेंस फीलिंग है, मूड जो है वो इतना इंटेंस नहीं होता। और इसके लिए जो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होते हैं इमोशंस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मूड के लिए एक कंटेक्चुअल स्टिमुलस हो, एक स्पेसिफिक स्टिमुलस हो। क्योंकि अक्सर अगर कोई जो है कहते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा थी, उसने मुझे मेरा मूड ख़राब कर दिया, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ट्रैफिक ज़्यादा थी तो उसने मुझे इमोशनल कर दिया। नहीं,
तो क्यों? क्योंकि इमोशनल इंटेंस फीलिंग है और मूड जो है वो इंटेंस फीलिंग नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए एक एग्जाम के हवाले से। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इमोशन है कि अगर एक पर्सन इमोशनल हो रहे हैं या इमोशंस एक पर्सन के, तो डिफरेंट कंपोनेंट उसके होते हैं। कौन से? कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है कि आप जो है आप में डिफरेंट जो चेंजेस आती हैं। अगर आप इमोशनली अगर आप अपसेट होते हैं या गुस्सा होते हैं तो आप में फेस रीडिंग आपका चेंज हो जाता है, मीन्स फेस स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। आप गुस्सा होते हैं, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है, फेस आपका रेडनेस हो जाते हैं। तो इमोशनल आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड है। इसमें आपके एक्सप्रेसिव बिहेवियर होते हैं कि अगर एक पर्सन इमोशनल होता है तो अगर वो अपसेट होता है तो उसके एक्सप्रेशन आपको कह देते हैं कि उसका जो है फेस पे जो है वो फेस स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वो अपसेट हो जाता है, जो आपकी उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर गुस्सा हो जाते हैं तो फेस स्ट्रक्चर उसके एक्सप्रेशन आपको बता देते हैं कि ये पर्सन जो है ये इमोशनली नॉर्मल या इमोशनली हेल्थी नहीं है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव अप्रेजल भी होते हैं, आपके माइंड में चेंजेस भी आ जाती हैं इमोशन से। क्योंकि अगर एक पर्सन इमोशनली अपसेट है तो माइंड में वो गलत तरह तरह के वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, वो जो है डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये तीन फैक्टर जो है ये मिलके आपका जो है इमोशंस बनाते हैं। सही है। यहाँ पे अब इमोशंस के बारे में लिखा हुआ है कि इमोशन इज अ फीलिंग स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फिजियोलॉजिकल एरोजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। ये तीन चीजें जो मैंने आपको बता दी कि इमोशनल में आपके पास ये तीन चीजें, ये आपके पास तीन चीजें होंगी। आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे, आपका जो चेंजेस हैं या जो इमोशनली अगर आप अपसेट है तो उसका एक्सप्रेशन होगा, या आप इमोशनली हैप्पी है तो उसका एक्सप्रेशन होगा। इसी के साथ साथ आप में कॉग्निटिव चेंजेस भी आएंगे। एरोजल एंड इमोशन, तो अभी एक एक करके हम पढ़ते हैं। एरोजल मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो एरोजल इज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग अवोकन और ऑफ सेंस ऑर्गन स्टिमुलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ परसेप्शन। तो एरोजल किसे कहते हैं कि अगर आपको कोई स्टिमुलस मिल गया या कोई चीज आपको इमोशनल बनाता है या आपके इमोशन चेंज करती है, तो उसके हद तक आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं और जो साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? एरोजल कहलाता है। कि अगर स्टिमुलस ज्यादा है, अगर कोई बड़ा वाकया है या कोई मेजर इवेंट है, मेजर स्टिमुलस है, तो आप में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज आप में ज्यादा आएंगे। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आप ज्यादा अवोक होंगे। अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन कराता हूं इसकी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन द ब्रेन स्टेम। तो रेटिकुलर सिस्टम हमारे ब्रेन में, जो ब्रेन से हमारे पास एक्सटेंशन हुई है, कहाँ पे? ब्रेन से हमारे पास जो हाइपोथैलेमस की तरफ एक्सटेंशन हुई है, जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जो हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, तो वो सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है और इमोशन में आपके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इमोशनली डिप्रेस हैं, इमोशनली अगर आप अपसेट हैं, तो आप में बिहेवियर में चेंज ये हो जाएगा कि आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा, आप खामोश भी हो सकते हैं, आप जो है दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं। तो ये रेटिकुलर सिस्टम की एक्टिवेशन से होता है। इसके साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इनवॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसको चेंज करते हैं कि ये आपके हार्ट रेट चेंज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपका चेंज हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पे आपके पास इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये आपके फिजियोलॉजिकल चेंज है। इसी के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी आपका, उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं कि अक्सर जो पर्सन स्ट्रेस में होते हैं, जो डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, तो उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें HCl वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो फ्लाइट और फाइट के लिए उसको जो है प्रिपेयर करते हैं। तो ये तमाम इमोशन में आप में एरोजल होती है कि उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज भी आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज भी आते हैं। और ये सब फिर क्या करते हैं? दे इंक्रीज योर हार्ट रेट,
ब्लड प्रेशर एंड कंडीशन ऑफ सेंसरी अलर्टनेस, मोबिलिटी, रेडी टू रिस्पॉन्ड। और ये जो चेंजेस आप में आ जाती हैं, फिर ये आपका हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, ये आपको सेंसरी अलर्ट कर लेता है और क्या कर लेता है, आपको प्रिपेयर कर लेता है रिस्पांस के लिए। और फिर आप रिस्पांस देते हैं, या तो वहां पे जो है उसका मुकाबला कर लेते हैं या वो जगह आप छोड़ लेते हैं। तो ये आप में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो चेंज है इमोशंस के साथ वो आते हैं। ये देखो एरोजल क्या है, एरोजल इज इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग, कि एरोजल जो आप होते हैं वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, वो आप में कॉन्शियसनेस लेकर आता है। क्योंकि अगर आप इमोशनली अपसेट हैं तो आप में चेंजेस शुरू हो जाती है और उसका कोशिश ये होती है कि वो आपको नॉर्मल कर दे और जो स्टिमुलस है आप उसको रिस्पांस दे दे। इसके साथ साथ अब वो आपको अटेंशन भी करा देता है, आप अटेंशन में भी लाता है, वो आपको अलर्ट बना देता है कि हाँ कोई स्टिमुलस है जो आपको खराब करने जा रहे हैं, लिहाजा आप उसको रिस्पांस दे दें। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी इसमें होती है, जो आपके माइंड को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो है इमोशनली आप अपसेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है आपके डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें मैंने आपको जो है हार्ट का कह दिया, जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का कह दिया, तो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। फ्लाइट और फाइट के लिए फाइट और फ्लाइट के रिस्पांस आप में शुरू हो जाता है। और ये रिस्पांस एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारे पास हार्मोन है वो ये हमारे पास कंट्रोल करती है। तो वो रिस्पांस भी आप में आना शुरू हो जाता है कि अगर आप उसको स्टिमुलस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप फाइट करते हैं उस स्टिमुलस के लिए। लेकिन अगर आप जो है आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप स्टिमुलस का सामना करना, तो आप फ्लाइट रिस्पांस पर शो करते हैं, वो जगह छोड़ते हैं या वो स्टिमुलस खुद से हटाते हैं। इसके साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसमें भी आपके पास इमोशनल में चेंजेस आती हैं, क्योंकि अक्सर जो है जो लव या रिलेशन, जो इंटीमेट रिलेशन है उसमें भी हमारे पास इमोशंस वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो ये तमाम जो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस है ये कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं, किस वजह से, एरोजल से, कि आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज जो आप में आती हैं। इसी के साथ एक्सप्रेशंस एंड इमोशन, तो इमोशन में आप एक्सप्रेस किस तरह करते हैं अपने इमोशंस को। तो एक इमोशनल एक्सप्रेशन इन साइकोलॉजी आर ऑब्जर्वेबल वर्बल एंड non-verbal behavior that communicate an internal emotional or affective state। तो देखो ये आप डेफिनेशन जो है इसका मैंने आप ये याद रख लें कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल बिहेवियर जो ये शो करते हैं कि आप इमोशनली किस कंडीशन में है, जो आपके इंटरनल इमोशंस को शो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वर्बल क्या होता है, जो बोलने से, अक्सर लोग जो गुस्सा होते हैं तो वो शोर शराबा करते हैं, जो है चिल्लाते हैं, ये हमारे पास वर्बल रिस्पांस है। या अगर कोई डिप्रेस है तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो ये हमारे पास वर्बल है। लेकिन कुछ इमोशनल हमारे पास नॉन वर्बल होते हैं कि उसके फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल सकता है उसने कोई कुछ आपके साथ बोला नहीं होता। और ये हेल्थ प्रोफेशनल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो आपके पास पेशेंट आते हैं तो अक्सर हम पेशेंट को देख के ये समझ लेते हैं कि हाँ इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि उसके वर्बल और नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशन है, बिहेवियरल एक्सप्रेशन है इमोशनल, तो वो हमें रीड आउट करना आता हो। एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस आर फेशियल मूवमेंट सच ए स्माइलिंग आर एंग्री आर बिहेवियर लाइक क्राइंग एंड लाफिंग। जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो हमारे पास इमोशनल एक्सप्रेशन है उसमें ये स्माइलिंग वगैरह या एंग्री या गुस्सा होते हैं या हंसते हैं या चिल्लाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन में आता है। इमोशनल एक्सप्रेशन कैन अकर विद और विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है ये क्या होते हैं, अगर मैं कहता हूं कि मैं इमोशनली सैड हूं, तो ऐसा कभी कभार होता है कि हमारे पास एक पर्सन जो है वो उसके चेहरे से पता चलता है कि ये खफा है, लेकिन उसको खुद पता नहीं होता। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं नहीं मैं नहीं डरता, लेकिन उसके फेस से, एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि ये लड़का, ये पर्सन जो ये डर रहा है। तो ऐसे भी हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं कि वो पर्सन खुद अवेयर नहीं होता, लेकिन उसके फेस से, उसके एक्शन वगैरह से आपको पता चल रहा होता है कि ये पर्सन इमोशनली किस कंडीशन में है।
एग्रेशन एज एन इमोशनल रिएक्शन, एग्रेशन कहते हैं गुस्से को। तो ये हमारे पास इमोशनल रिएक्शन है। तो एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन इज ओवर्ट ऑफन हार्मफुल सोशल इंटरएक्शन विद द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डैमेज और अदर अनप्लीजेंट अपॉन अनदर इंडिविजुअल। तो ये कहते हैं ओवर्ट, कहते हैं ऑब्जर्वेबल को। तो हमारे पास एग्रेशन क्या है कि ये अक्सर ऑब्जर्वेबल और एक हार्मफुल रिस्पॉन्स है, क्योंकि गुस्सा जो है वो इसको इस्लाम ने भी आराम का करार दिया है, और गुस्सा जो है ये एक बैड रिस्पांस है, हार्मफुल रिस्पांस है, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो इसमें सोशल इंटरेक्शन वगैरह होता है और ये सोशली भी सही नहीं होता, इसमें आपको भी नुकसान होता है और जिस पे आप गुस्सा करें उसको भी रिस्पांस होता है। तो एग्रेशन जो हमारे पास है ये एक ओवर्ट और हार्मफुल रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है। इट मे अकर आइदर इन रिवेंज और विदाउट फ्रस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि अक्सर लोग एग्रेशन क्यों होते हैं लोग, क्योंकि वो अपना बदला ले लें। जो एग्रेशनल इमोशनल बिहेवियर है उसमें वो हमारे पास रिवेंज के लिए होते हैं, या पर्सन एग्रेसिव जब होता है तो वो क्या होता है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि उसे कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई मायूसी ना हो, मतलब जो उसका दिल चाह रहा है तो वो परफॉर्म कर ले, चाहे उसमें उसको खुद नुकसान हो या सामने वाले को नुकसान हो या ना हो, लेकिन वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहता है। और ये क्या है, ये हमारे पास एक हार्मफुल एक्शन है उसका। इन ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू ब्लॉक गोल कैन काज एग्रेशन। और एग्रेशन क्यों होता है? जब आपके गोल सेटिस्फाई ना हो, जब आपके गोल कंप्लीट ना हो, जब कोई पर्सन आपका काम नहीं करे, या किसी पर्सन से आपकी जो एक्सपेक्टेशन हो, जो तवक्कुआत हो, अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर ये आप में मायूसी पैदा करती है और फिर आप गुस्सा होते हो। सही है। ह्यूमन एग्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, और एग्रेशन के फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट एग्रेशन है, एक हमारे पास है इनडायरेक्ट एग्रेशन। जो डायरेक्ट एग्रेशन है इज अ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू समवन। ये हमारे पास फिजिकल और वर्बल होता है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं सामने वाले को, और इसमें हम डायरेक्ट हार्म करते हैं उस पर्सन को। लेकिन जो इनडायरेक्ट एग्रेशन होते हैं उसमें नुकसान क्या होते हैं, वो हमारे पास ऐसा बिहेवियर है कि जिसमें हमारे पास सोशल रिलेशंस वो खराब हो जाते हैं, कि हम किसी पे गुस्सा तो नहीं होते लेकिन हम किसी के साथ ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं, राब्ता ख़त्म कर लेते हैं। अगर हम कहीं बाहर किसी के साथ गुस्सा होते हैं तो वो गुस्सा हम अगर आकर अपने घर वालों पे उतारते हैं, उसके साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रिलेशंस ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये हमारे पास फिर आ जाते हैं इनडायरेक्ट एग्रेशन। और आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट एग्रेशन वो इंतहाई नुकसानदेह है। अब थियरीज ऑफ इमोशंस, तो इमोशंस की थियरीज हमारे पास कौन कौन सी है? दो मेन थियरीज आज हम इमोशंस की पढ़ेंगे। एक हमारे पास है जेम्स लैंग थियरी ऑफ इमोशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये थियरीज एमसीक्यूज के हवाले से, कि हमारे पास जेम्स लैंग थियरी हमें ये करता है कि अगर हमारे पास कोई जो है इवेंट को हम परसीव कर लेते हैं तो फिर उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स हमारे पास आ जाती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियर रिस्पांस हम शो कर लेते हैं। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि डिफरेंट फंक्शंस वगैरह हमारे पास चेंज होते हैं, रेटिकुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, ऑटोनोमिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, और इसके बाद फिर हमारे पास इमोशनल एक्सप्रेशन आते हैं। तो ये जेम्स लैंग थियरी हमें ये बताता है कि हमारे पास पहले एक इवेंट को हम परसीव कर लेते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बिहेवियर चेंजेस आना शुरू हो जाती है, इसके बाद फिर हम इमोशनली एक्सप्रेस कर लेते हैं उस चीज को। किस तरह के इमोशंस एराइज फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एरोजल, कि पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल एरोजल होगा, उसके बाद हमारे पास फिर क्या होंगे, इमोशंस एराइज होंगे। क्या होते हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम स्माइलिंग, कि अगर कोई पर्सन हंसता है तो इसका मतलब ये है कि वो हैप्पी है। इसी के साथ अगर कोई पर्सन क्राई करता है इसका मतलब ये है कि वो सैड है। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल एक्शन था उससे हमारे इमोशंस जो है वो एराइज हो गए। ये जेम्स लैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। सही है, आपने इसको याद रखना है। इसी के बाद जो सेकंड थ्योरी है वो कैनन बार्ट थ्योरी ऑफ इमोशन। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं,
ये कहते हैं कि अगर हम एक इवेंट को परसीव कर लेते हैं तो एट द सेम टाइम हमारे पास फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज भी आ जाते हैं और इमोशनल एक्सप्रेशन भी हमारे पास आ जाते हैं। तो दोनों एट द सेम टाइम हमारे पास होते हैं और ये कैनन बैट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो जो इससे पहले वाली थ्योरी थी वो कह रही थी कि नहीं, पहले फिजियोलॉजिकल चेंज होंगी उसके बाद फिर इमोशनल प्रोसेस एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन कैनन बैट थ्योरी कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एट द सेम टाइम अगर हम किसी जो है इवेंट को परसीव कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एट द सेम टाइम फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन और बिहेवियर रिस्पांस हमारे पास होगा और इमोशनल एक्सप्रेशन भी हमारे पास, एक्सपीरियंस भी हमारे पास होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि इमोशन ओरिजिनेट इन दी थैलेमस। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपके पास लाजमी आएगा। और ये जो मैंने ये बात आपको बता दी तो ये भी एक सिनेरियो फॉर्म में या कंसेप्चुअल फॉर्म में आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। बॉडी, physiological system and mind emotional experience are independently activated at the same time। ये कहते हैं कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते बल्कि एट द सेम टाइम दोनों सिस्टम आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी के साथ ब्रेन सेंटर ऑफ इमोशन जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लिम्बिक सिस्टम जो एमागडाला है, तो एमागडाला इज हाईली इन्वॉल्व इन फेयर रिस्पांस। जो फेयर को आप रिस्पांस देते हैं कि या तो वो भागते हैं या इमोशनल अपसेट वगैरह होते हैं या डरते हैं, तो वो हमारे पास जो है एमागडाला से होता है। और जो हमारे पास लेफ्ट से हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, वो पॉजिटिव इमोशन के साथ वो जो है कनेक्ट होता है और जो राइट होता है, राइट हेमिस्फीयर है, वो हमारे पास नेगेटिव इमोशन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें और ये फ्यूचर में आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप एमसीक्यूज के तौर पे आपके पास आ सकते हैं कि जो फेयर रिस्पांस होते हैं वो एमागडाला कंट्रोल करता है और जो हमारे पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो पॉजिटिव इमोशन और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं कि अगर आप सिंपैथेटिक फंक्शन में होते हैं कि फ्लाइट और फाइट या इमरजेंसी में होते हैं तो आपके डिफरेंट सिस्टम इस कंडीशन में होंगे। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो आपके डिफरेंट सिस्टम इस कंडीशन में होंगे। तो ये आप जो है एक बार इसको रीड आउट कर ले। वैसे एज सच ये आपके एमसीक्यूज में नहीं आते, लेकिन आप इसको रीड आउट कर ले क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि ये आपके नोट्स में है तो ये किसी भी जो है एमसीक्यूज में वो लेकर आ सकते हैं कि आपके पास अगर सिंपैथेटिक फंक्शन आप या फ्लाइट और फाइट में तो आपका प्यूपल डायलेट होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ी है। सही है। ये हमारे पास टाइप ऑफ इमोशंस है कि इमोशनली कोई पर्सन एक्साइटेड भी हो सकता है, टेंडर भी हो सकते हैं, स्कार्ड, एंग्री, गुस्सा भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकते हैं। तो ये अक्सर एक पेपर में जो है इस तरह नहीं आ सकता, लेकिन ये टाइप सिर्फ आपको याद होने चाहिए। वो 1 2 3 4 5 6 के 6 मेन टाइप्स हमारे पास इमोशंस के हैं और इसके नेम ये है। तो इसके नेम और टाइप्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये फीमेल जो है ये जो है डर गई है, जो है वो डरी हुई है ये फीमेल, ये जो है स्माइलिंग हैप्पी है। सही है। ये जो है कोई अपसेट है, सैड है, ये हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये क्या, ये इसको एंग्री को शो करता है। सही है। तो ये आपको जो है याद होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इमोशंस, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव के डिफरेंट फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कल्चर। तो कल्चर इमोशन को इस तरह इफेक्ट करता है कि आपके पास अगर कहीं पे फौदगी हो गई है तो वहाँ पे कल्चर इमोशनली आप अपसेट होते हैं क्योंकि हर तरफ लोग खफा होते हैं, गमगीन होते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास जो है वेदर भी इफेक्ट करते हैं क्योंकि अक्सर गर्मियों में लोग गुस्सा होते हैं, इमोशनली वो एग्रेसिव होते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रेस में आपके डिफरेंट इमोशंस होते हैं। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो वो इमोशनली अपसेट होता है। एज के साथ भी ये मैटर करता है क्योंकि अक्सर हमारे पास ओल्ड एज पर्सन होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वो इंतहाई ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बात वो जो है माइंड करते हैं, मैटर करते हैं। इसके साथ साथ जेंडर पे भी डिपेंड करता है। अक्सर फीमेल जो होती है
वो छोटी बात पे जो है रोना शुरू कर देती हैं, छोटी छोटी बात पे वो खफा होती हैं। इस तरह मेल जो होते हैं वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है वो भी इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं पे जो है फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, इमोशनल को इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके इमोशन को इफेक्ट कर सकती है। मैरिटल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन है, अगर वो अच्छे रिलेशन होंगे तो इमोशनली आप हेल्थी होंगे, अगर वो अच्छे नहीं है तो इमोशनली आप अपसेट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका जॉब क्या है, आपकी सैलरी क्या है, तो वो भी आप इमोशंस को इफेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ सोशल रिलेशनशिप, जो आपके फ्रेंडशिप्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके घर वगैरह, रेंट एंड प्रॉपर्टी, फाइनेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, इससे भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं कि आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद अपने इमोशंस को रीड आउट कर सके, अपने इमोशंस से भी अवेयर हो और आप किसी और पर्सन के इमोशंस को भी रीड आउट कर सके। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, assess and control the emotions of oneself, others and of a group। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपने या किसी और के इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, उसको एसेस करें कि वो इमोशनली किस कंडीशन में है, उसके बाद आप उसके इमोशंस को कंट्रोल भी कर सके कि अगर वो अपसेट है तो मैं उसको किस तरह नॉर्मल कंडीशन में लेकर आऊँगा। तो इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनली इंटेलिजेंस, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए हर नर्स को, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, क्योंकि आपने, हमारे पास साइकाट्रिक पेशेंट भी होते हैं जिसकी इमोशंस को हमने जो है एसेस करना होते हैं और फिर उसको कंट्रोल करना भी हमने होता है। 4 components of emotional intelligence are self-awareness, self-management, social awareness and relationship management। तो ये हमारे पास 4 components है। एक तो इसका नंबर आपको याद होना चाहिए और ये नेम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज के तौर पे आपके पास आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर ओन इमोशन एंड हाउ दे इफेक्ट योर थॉट एंड बिहेवियर, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि सेल्फ अवेयरनेस जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें जो मुझे इमोशनली अपसेट बनाती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इमोशनली हैप्पी करती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास है सेल्फ मैनेजमेंट। Self management, the ability to control impulsive feelings and behavior, manage your emotion in healthy way, take initiative, follow through on commitment and adapt to changing circumstances। के इसमें ऐसा होता है कि जो आपको इमोशंस है कि आप इम्पल्सिव फीलिंग्स, कौन सी फीलिंग? वो फीलिंग जो आपको नुकसान दे, कि आप किस तरह अपनी ऐसे फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग या इस तरह नेगेटिव बिहेवियर वगैरह को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये एबिलिटी, आप अपने इमोशंस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि वो हेल्थी वे में आ जाए, आप इनिशिएशन किस तरह लेते हैं, आपने जो कमिटमेंट की है अपने साथ, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है तो आप उसको किस तरह अचीव करते हैं, जो आप अपने आप में कौन से चेंजेस ला सकते हैं जो इन्वायरमेंट के मुताबिक हो, जो आपको एक सरकमस्टांस के साथ एडॉप्ट कर ले। ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं सेल्फ मैनेजमेंट में। अगर ये तमाम एबिलिटीज़ आप में होंगी तो आप अच्छे तरीके से सेल्फ मैनेज करेंगे। Social awareness. Social awareness, the ability to understand the emotions, needs and concern of other people, pick up on emotional cues, feel comfortably socially and recognize the power dynamic in group or organization। तो सोशल अवेयरनेस ये है कि आप किस तरह एक पर्सन की इमोशंस को, उसके नीड्स को, उसके कंसर्न्स वगैरह को आप किस तरह रीड असिस कर सकते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो उसके इमोशनल पॉइंट्स है कि वो किस चीज़ के साथ इमोशनल होते हैं, किस चीज़ के साथ वो अपसेट होते हैं, वो तमाम चीज़ें आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी के साथ साथ आपने वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है कि आप उस पर्सन को, इमोशंस को अच्छे तरीके पे उसे हेल्थी कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। ये एबिलिटी को कहते हैं सोशल अवेयरनेस।
रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप। ये तो इसके नेम से ही जाहिर है कि अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं और उस अच्छे रिलेशन को फिर आप मेंटेन रखते हैं, आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप खुद भी इंस्पायर होते हैं, लोगों को भी इंस्पायर कराते हैं, सही है, आप टीम वर्क आपका अच्छा है, आप में इत्तेफाक है, आप यूनिटी में काम करते हैं, सही है, आप में जो प्रॉब्लम वगैरह आते हैं आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये फिर हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, सही है। इसी के साथ इमोशनल स्किल्स, कि आप में कौन कौन से स्किल्स होते हैं, कौन हमारे पास इमोशनल स्किल्स कौन कौन से हैं। तो 3 मेन पर्सनल इमोशनल स्किल्स हैं एक पर्सन के, उसमें इमोशनल कॉम्पिटेंसी है, इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनल सेंसिटिविटी है। तो ये 3 स्किल्स आप में होने चाहिए। नेम आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें और ये डिफिनीशन आपने एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स याद रख लें। ये जो 3 स्लाइड में अभी पढ़ा रहा हूँ कि इमोशनली कॉम्पिटेंसी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी या इमोशनली कॉम्पिटेंट क्या होता है कि अगर आप क्या होते हैं कि जो आप इमोशनल अपसेट है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आपका सेल्फ स्टीम हाई पॉइंट पे है, आप ईगो आपकी हाई ईगो पे है, इसके साथ साथ आपका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो मायूसी आप में आती है तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये पर्सन फिर हमारे पास इमोशनली कॉम्पिटेंट कहलाता है। इसी के साथ साथ सेकेंड हमारे पास इमोशनल मैच्योरिटी, कि एक पर्सन इमोशनली मैच्योर कब होगा कि अगर वो सेल्फ अवेयर हो, उसको अपने इमोशंस के बारे में पता हो, उसके अपने वीक और जो है स्ट्रांग जोन का पता हो कि कौन से मेरे वीक जोन है, कौन से मेरे नेगेटिव पॉइंट है, कौन से मेरे नेगेटिव बिहेवियर है, कौन से मेरे पॉजिटिव बिहेवियर है। इसके साथ साथ डेवलपिंग अदर, वो किस तरह और लोगों को फायदा पहुंचा सकता हो, किस तरह और लोगों की हेल्प कर सकता हो, ये अगर उसे पता हो। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, कि वो किस तरह जो है वो किस तरह खुद भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, किस तरह लोगों को भी सेटिस्फाई कहला सकते हैं। ग्रेटिफिकेशन कहते हैं कि आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए, किसी चीज़ का आपको क्रेडिट मिल जाए। एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो एडाप्टेबल भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अगर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन में हो तो वो फिर हमारे पास इमोशनली मैच्योर पर्सन कहलाता है। और इसी के साथ साथ लास्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है इमोशनली सेंसिटिविटी। इमोशनली सेंसिटिव जो पर्सन होते हैं तो वो क्या होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग थ्रेशहोल्ड ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन। थ्रेशहोल्ड कहते हैं कि वो स्टिमुलस या स्टिमुलस की वो क्वांटिटी जो आपको इमोशनल बना दे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें जो मुझे इमोशनल बनाता है वो आपको पता होना चाहिए। आप में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी कि जब किसी पर्सन को आप अपनी जगह पे ले लेते हैं, किस तरह के अगर एक पेशेंट है वो बीमार है तो आप ये ऐसा कर लेते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हाँ अगर इस पर्सन की जगह पे या मेरे फैमिली मेंबर कोई है या मैं अगर खुद हुआ तो मुझे किस तरह नीड की ज़रूरत होगी। तो फिर आप उस पर्सन की जगह पे खुद को रख लेते हैं और उसकी हेल्प आउट करते हैं। इसको कहते हैं एम्पैथी। तो ये एम्पैथी आप में होनी चाहिए। इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा, एम्पैथी के साथ एक सिंपैथी भी होते हैं। सिंपैथी कहते हैं कि आप किसी पर्सन की हेल्प करना, किसी पर्सन के साथ जो है आप उसकी केयर वगैरह करना। लेकिन एम्पैथी ये है कि आप केयर तो करते हैं लेकिन उस पर्सन की जगह को खुद उसकी जगह पर खुद को कंसीडर करके। इसके बाद कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इमोशन, और जो इमोशंस आपके हैं आप उसको किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों की इमोशंस को आप किस तरह जो है परसीव कर सकते हैं। तो ये तमाम कैरेक्टर हमारे पास क्या है, ये इमोशनल सेंसिटिविटी के कैरेक्टर है। अगर ये कैरेक्टर आप में है तो आप इमोशनली सेंसिटिव है। तो ये हमारे पास जो है इमोशनल यूनिट्स था। इसमें अगर आपको कोई भी, अच्छा ये यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस आप में है, आप ये कहीं पे आप जो है इमोशनल पर्सन की इमोशंस वगैरह को चेक कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो फिर आप में क्या होगा कि आप में प्रोडक्टिविटी आपकी ग्रेटर होगी, जॉब परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होगा, आपके जो है ग्रीवीनेस जो आप में गम
जो है होता है, या अगर कोई तकलीफ होती है, कोई सदमा वगैरह होते हैं, तो वो क्या होगा, उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर सकेंगे। जो जहाँ पे अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है, कोई जो है तजाद वगैरह आता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि अगर कहीं पे इमोशनली प्रॉब्लम है, कहीं पे लोग जो है खफा हैं, कहीं पे लोग गुस्सा होते हैं, कहीं पे लोग खुश नहीं है, दिल लगाकर काम नहीं करते, अगर आप उसको लोगों के माइंड वगैरह बिहेवियर को जज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे क्रिएटिविटी वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह टीम वर्क आप बढ़ा सकते हैं। मोटिवेशन, अगर आप लोगों के इमोशंस को रीड आउट करेंगे, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और एम्प्लाई रिटेंशन आपके पास बेटर होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किस बात से एम्प्लाई को नुकसान होता है, किस बात से वो खफा होते हैं, किस बात के साथ वो हैप्पी होते हैं। तो ये भी आपके पास जो है एडवांटेज है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो ये हमारे पास जो है इमोशंस का यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।